प्योर एल, बस केवल इससे ही काम चल जाएगा, पता है आपको। मुझे तो एक लाइन याद है बस, प्योर एल में वोल्टेज आगे रहता है। अभी सब खुद सोचो ना, जब एल में आगे है तो सी में वोल्टेज पीछे हो गया। और रेजिस्टेंस तो याद ही है सबको, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। ठीक है, आज पूरा सर्किट पढ़ेंगे, इसी पे सवाल बनते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, 2 प्रश्न आते हैं, बहुत आसान चैप्टर है। अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। तो लिखिए, आर एल सी सीरीज सर्किट। अब बातचीत बंद करिएगा, तो अपन डिटेल में इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, डेरिवेशन के साथ, कंसेप्चुअल सब बातें बता दूंगा मैं आपको। बहुत बोलना है मुझे आज, इसलिए काफी सारी बातें हैं। जल्दी फटाफट बैठ जाओ। करें, शुरुआत करें बच्चों। चलो, अब पेन पेंसिल छोड़ना, पहले समझ लेना पूरा। अब बातचीत बंद कर दो, थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करो। आर एल सी, तीनों किसमें, सीरीज। नीचे कौन है, एसी वोल्टेज, एसी सोर्स। जैसे ही आपने देखा सीरीज में है, तो बताइए क्या आई सेम रहेगा बच्चों? आई सेम रहेगी, मानते हैं? आई सेम रहेगा। जरा सोचिए, आई सेम मतलब तीनों में आई जो फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम फ्लो होगा। बहुत बढ़िया। इसमें मैंने वोल्टेज मान लिया वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। इस पे वोल्टेज मान लिया वी एल, इस पे मान लिया वी सी। वी आर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वी सी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और नीचे सप्लाई वोल्टेज वी, नीचे सप्लाई वोल्टेज वी। किसी मोमेंट पर ये करंट की दिशा मान ली। वैसे ये हमेशा ये नहीं रहेगी, ऑल्टरनेटिंग करंट है, लगातार इसकी दिशा बदलती रहती है। ये किसी इंस्टेंट पे बनाई गई है। अब मैं लगा रहा हूं किरचॉफ लॉ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। किरचॉफ लॉ लगाइए यहां, प्लस से माइनस, माइनस आई आर, मैं वोल्टेज में लिख रहा हूं माइनस वी आर, वोल्टेज का ड्रॉप वी आर। क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होता रह रहा है, तो क्या माइनस वी आर टी लिख दूं? क्यों सर, बदल क्यों रहा है वोल्टेज सर? सोचते हैं ना, V बराबर आई आर, आई है एसी, आई तो लगातार मैग्नीट्यूड में बदलती रह रही है ना, तो अपन टाइम के साथ वो वोल्टेज भी चेंज हो। यहां बताइए, इंडक्टर ड्रॉप करेगा माइनस वी एल टी, ये बताइए माइनस का वी सी टी, माइनस से प्लस वी बराबर 0। तो वी टी बराबर वी आर टी प्लस वी एल टी प्लस वी सी टी। बोलिए हाँ है। ये सिंपल जोड़ नहीं है बच्चों। आप सोचो, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो यहाँ 10 प्लस 20 प्लस 30 नहीं होगा। ये सिंपल जोड़ नहीं है। क्यों सर, मुझे तो सिंपल जोड़ ही तो लग रही है। भाई ये टाइम वेरिंग फंक्शन है, ये साइनोसुडल फंक्शन है सारे। इसमें क्या होगा, ये जोड़ नहीं है, इसे बोलेंगे फेजर एडिशन, सुपर पोजिशन ऑफ 3 SHM। ये 3 SHM का सुपर पोजिशन है। ये भी तो खुद SHM कर रहा है। क्यों सर, वोल्टेज कैसे SHM कर रहा है सर, बात ही नहीं आ रही समझ। देख जरा सोच, वोल्टेज हमने अप्लाई लगाया था V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये कांस्टेंट है या लगातार बदल रहा है? लगातार बदल रहा है भाई।
तो वोल्टेज वो कांस्टेंट नहीं है, वो सारे वोल्टेज साइनोसॉइडल क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। कठिन भाषा बोल रहा हूँ जानबूझकर, पर कठिन भाषा सुनोगे तभी वो एनसीईआरटी की बातें समझ में आएंगी। आसान भाषा सुन लो के सवाल तो बन जाएंगे, पर ये वो वाला सवाल ही सॉल्व नहीं होगा। उसने एक सवाल दिया है सॉल्व एग्जाम्पल में, ये सीधे वोल्टेज जुड़ते क्यों नहीं है, तो उत्तर है क्योंकि ये वोल्टेज कैसे वेरी कर रहे हैं, ये पता है कैसे जोड़ेंगे। अभी 10 मिनट डेरिवेशन आएगा, ये फॉर्मूला आएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का ये रिलेशन होगा। क्यों होगा वो भी बताऊंगा, पर जरा समझिए, सिंपल वोल्टेज की जोड़ क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कैसे हैं, साइनोसॉइडल फंक्शन है। जैसे उदाहरण के तौर पर ए साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस 90, मैं आपको कहूं इनको जोड़ो, क्या ए वन प्लस ए टू कर दोगे क्या आप, नहीं हो सकता भाई। ये सुपर पोजिशन है, पता है इसका बनाओगे साइन ओमेगा टी इधर कितना ए वन, ये 90 डिग्री आगे, ये ए टू, अब आएगा रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ। इन बातों को महसूस करो, ये सीधे वोल्टेज नहीं है, ये वोल्टेज कैसे वेरी कर रहे हैं। अच्छा शब्द बोलो, सुपर पोजिशन ऑफ टू एस एच एम, ये दो एस एच एम जुड़कर ए वन प्लस ए टू नहीं बनाते, ये क्या बनाता है, एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू। क्या बात ये सही है क्या, क्योंकि इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस है। हाँ, आपकी बात सही हो जाती अगर ऐसे होते। अब बताइए, दोनों एक ही फेज हैं, ए वन प्लस, वो तो सर वैसे ही आ जाता, आप क्यों सोच रहे हो, साइन ओमेगा टी कॉमन, ए वन प्लस, ये देखो वैसे ही आ गया। तो थोड़ा इन बात को रियलाइज करो, क्यों नहीं जुड़ रहे। एक अच्छा शब्द आया, क्योंकि उनके बीच में फेज का डिफरेंस है। ये और सरल भाषा, साइनसोइडल कर रहे हैं, एसएचएम है, फेजर है, ये तो बहुत कठिन शब्द हो गए। एकदम आसान भाषा, क्यों नहीं जुड़ते वो सीधे, क्योंकि उनके बीच में फेज का डिफरेंस है। ये देखिए, ये दो एसएचएम हैं, कहाँ सीधे जुड़ रहे हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं सीधे, उनको आज जोड़ने के लिए आपने क्या यूज किया, फेजर एनालिसिस। अब बताइए, क्या ये वोल्टेज सीधे जुड़ेंगे क्या, देखो मैंने जोड़े नहीं, उनके साथ टी 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 चिपकाया। क्यों चिपकाया, क्योंकि वो टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। यस और नो। अब तो बहुत आसान है, देखो कैसे डेरिवेशन करेंगे। पहले आप ये स्लाइड लिख लीजिए, इस स्लाइड से दो तीन अच्छे रीजनिंग वाले सवाल सॉल्व होते हैं। बड़ा, क्योंकि देखिए फॉर्मूले वगैरह सवाल तो काफी आपने बना रखे हैं, अब थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग पे भी बहुत जाना पड़ेगा। कि सर मेरे लॉजिक भी बड़े तगड़े डेवलप हैं, कि यार सिंपल क्यों नहीं जुड़ता, ऐसा ही क्यों आता है, उन पे बात करोगे तो अलग लेवल की फिजिक्स है। अप्रोच होती है, एक सवाल करने की अप्रोच होती है, एक फंडामेंटल डेवलप करने की अप्रोच होती है। अच्छा अच्छा, देखिए यार ये बात और बढ़िया है। क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, इसलिए सारी बातें मैंने आपको 10 मिनट समझाई।
बढ़ो आगे। ये फॉर्मूला कहाँ से है अभी डिराइव करने वाला हूँ, ऐसे ही याद करना है सीधा, पर डिराइव कर रहे हैं, समय है अपने पास इसलिए डिराइव करके आपको देखना। चले बढ़ूं बेटा, यहाँ कोई बात वापस पूछनी है तो पूछ लो। ये अप्लाई सप्लाई वोल्टेज है, ये खुद साइनसोइडल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये तीनों टाइम के साथ वेरी करेंगे, सिंपल ऐड नहीं हो सकता। कारण लिख लीजिए, क्योंकि सभी में फेज का डिफरेंस है, कोई 90 डिग्री आगे है, कोई 90 डिग्री पीछे है, इसलिए वो सिंपल जोड़ को फॉलो नहीं करते। चलो अब तो बहुत आसानी है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, सवाल बहुत आसान बनते हैं। 2 दिन केवल क्वेश्चन ही कराऊंगा, और एक बार सारे कॉन्सेप्ट सीख लो। अब देखना, यहाँ कोने में लिख लेता हूँ, प्योर एल में वोल्टेज आगे, प्योर सी में पीछे, और प्योर आर में, इससे सब सॉल्व हो जाता है। सभी लोग बोर्ड पे देखना, सबसे पहले मैंने करंट बना दी। पूछो करंट क्यों बनाई, क्योंकि करंट सब में सेम है। क्यों सेम है बताइए, सीरीज है। चलो पहला कौन आया था, आर। आर में बताइए साथ साथ, जहां ई वहीं आर का वोल्टेज देखिए। अगला एलिमेंट कौन, एल। एल का वोल्टेज आगे, आगे, ये आगे बनाया, कितना डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे। सी का वोल्टेज, लो साहब, ये बन गया फेजर डायग्राम। वापस से देख लो, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं, कभी भी बना सकते हैं। थोड़ा कठिन, अंधेरा कायम रहने के लिए एनसीईआरटी ऐसे बना देती है, ये आई टेढ़ा, आई ऐसे बना दिया। अब बता पहला कौन, आर। आर में वोल्टेज साथ साथ, आर में वोल्टेज साथ साथ, जहां जहां आई वहां वहां वी आर। बोलो बोलो, वी आर सही है। इंडक्टर का बोलो, आगे कितना डिग्री आगे, आगे ये 90 आगे, ये कौन आ गया, बी एल। सी में पीछे, कितना डिग्री पीछे, ये। अब बताइए सर, ये वीएल बड़ा बनाया, वीसी छोटा बनाया। यहाँ 3 केस का जन्म होता है। कौन से 3 केस बताओ, या तो वीएल बड़ा हो, या वीसी बड़ा हो, या दोनों बराबर हो। इस चित्र में कौन बड़ा दिख रहा है, वीएल। तो बताओ प्रभावी कहाँ बचेगा, कितना, वीएल में। नीचे भी बच सकता था अगर वीसी बड़ा हो, जीरो भी हो सकता था अगर दोनों बराबर हो जाए। होगा भी 40 मिनट के बाद, वो रेजोनेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइए देखें। अब बचा कौन, केवल ये दोनों नहीं बचे, रिजल्टेंट आ गए, विल माइनस वीसी। ये बताइए क्या ये नेट वोल्टेज आएगा, ये वही है फेजर। वेक्टर मत बोलना, वेक्टर बोलना तो गड़बड़ हो जाता है। वोल्टेज एंड करंट आर स्केलर, फेजर हैं, और फेजर को वेक्टर की तरह डील किया जा सकता है। शब्दों में अंतर है, वेक्टर नहीं है। आप कहोगे ये दो वोल्टेज 90 डिग्री पर रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, गलत शब्द है। वोल्टेज वेक्टर तो है ही नहीं भाई, करंट वेक्टर थोड़ी ना है, करंट तो स्केलर है, वोल्टेज स्केलर है। शब्द क्या बोलोगे, एसी में
वोल्टेज और करंट साइनोसुडल वेरी करते हैं। साइनोसुडल क्वांटिटीज का ट्रीटमेंट फेजर की सहायता से किया जा सकता है और फेजर को सॉल्व करने का तरीका वेक्टर जैसा होता है। द शब्द इज जैसा होता है। ये देखिए, दो को बनाया, रिजल्टेंट निकाला। ये है कौन? फेजर। दीज आर नोन एज फेजर। नहीं आई बात समझ? बताइए क्या रिजल्टेंट इधर आएगा? नई फोटो बना देता हूं ताकि कठिन लग रही हो। तो यहां कौन था? वी आर। यहां कौन बचा? वी एल माइनस ये पैरेललोग्राम लॉ जैसा। ये देखिए, ये पूरा किया और ये क्या आया? रिजल्ट V। यही कौन है? सप्लाई वोल्टेज, जो आपने कहा लगा रखा है? नीचे। इन सभी का तो नेट नीचे लगाया हुआ है सप्लाई वोल्टेज। चलिए आराम से बताइए, लगा सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल है ये, वी एल माइनस वी सी, तो ये भी वी एल माइनस वी सी। बोलिए क्या हो जाएगा? वी आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का बराबर वी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस आगे। एक मिनट और बढ़िया बात बताता हूं जो मॉड्यूल में किताबों में नहीं है। ये पीक वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज नहीं है। कैसे? देखो, थोड़ी बढ़िया बातें हैं। ये A1 A2 जो तुमने बनाया था, ये कौन है? ये पीक नहीं है क्या? इंस्टेंटेनियस थोड़ी ना, ये पीक है। इंस्टेंटेनियस तो चेंज हो रहा है ना। पहली इक्वेशन थी y बराबर A1 साइन ओमेगा टी। y तो लगातार चेंज हो रहा है ना भाई। ये कौन है? पीक वैल्यू। ये देखो, थोड़ा समझो, चैप्टर को एक अलग लेवल पे फील करो। ये देखो, ये पीक वैल्यू है। y तो लगातार बदल रहा है। y इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। जैसे इक्वेशन करंट की, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट इज अ पीक वैल्यू विच इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन साइकिल। बट I तो भूल गए, एक सवाल कराया था, फाइंड द करंट एट टी बराबर 1/1200 सेकेंड। 1/1200 की जगह 1/600 कर देता तो आंसर लगा था। 1/300 करता, पर आई नॉट तो सेम ही रहता हमेशा। तो जरा बताइए, इन फॉर्मूले में ये इंस्टेंटेनियस है या पीक वैल्यूज है? दीज आर पीक वैल्यूज। यस और नो? चलो एक एक टर्म बोलो। वी आर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वी एल वी सी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वी सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज लिखना चालू करिए तसल्ली से, आराम से डायग्राम बनाइए। एक बार और समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर आसान है, फुल स्कोर होगा। 6 प्रश्न लगेंगे इसके, 2 ईएमआई, 2 एसी, 2 ईएमडब्ल्यू। ये हाँ और क्या, वीएल वीसी में 3 केस बन सकते हैं। ये केस 1 है, जब वीएल बड़ा हो। नई स्लाइड आएगी उसमें वीसी बड़ा होगा, और जब तीसरी स्लाइड आएगी तो उसमें दोनों बराबर होंगे। बस मिटाऊं क्या? जल्दी बनाओ। एक बार और फेजर समझाऊंगा आपको, डरना नहीं है, आराम से सीखना है। ईएमआई का हो गया क्या सप्लीमेंट एनसीईआरटी वाला? एसी का बंटवा दूं क्या? ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर।
अब ओम्स लॉ लगाना सीखो, मजा आएगा। ओम्स लॉ तुम्हें याद है 10वीं कक्षा से, V बराबर, अब सीखना, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस होता है तो आई आर आता है, अगर एल होता है आई एक्सएल, बड़े बच्चे बनो, सी होता है आई एक्स सी, और जब सर्किट में 2 या 3 एलिमेंट होते हैं तो एक नई टर्म आती है आई जेड, जिसे बोलते हैं सर्किट की कुल रुकावट, इम्पीडेंस। मैं अपने शब्दों को रिपीट करता हूं, समझिए, इसके बिना जीवन नहीं निकलेगा। केवल वायर होता है तो रुकावट को बोलते हैं आर, इंडक्टर होता है तो एक्सएल, कैपेसिटर होता है तो एक्सी, और सर्किट में जब 2 या 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन के एलिमेंट लगे हों देन सर्किट की कुल रुकावट इज नोन एज जेड, जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस। यस और नो? चलिए अब इसमें सब जगह ओम्स लॉ डालना। स्लाइड नेक्स्ट कर रहा हूं भाई, जल्दी आ जाओ फटाफट। वोल्टेज सिंपल क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि सभी वोल्टेज के बीच में फेज का डिफरेंस है। छोटे छोटे प्रश्न एनसीईआरटी के, बियॉन्ड एनसीईआरटी जानने की जरूरत ही नहीं है, वो ही इतना अच्छे से कर लोगे कि मजा आ जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा पेपर। करो नेक्स्ट। चलो, V बराबर अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का, निगाहें बोर्ड पे रखिएगा भाइयों, बातचीत बंद। ओम्स लॉ के साथ खेलिए। वी आर आई आर, वी एल आई एक्सएल, वी सी, बोलना पड़ेगा, शब्द मुंह खोलना पड़ेगा। रेजिस्टेंस में रुकावट आर, इंडक्टर में रुकावट एक्सएल, कैपेसिटर में, और जब सर्किट में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट लगे हों जेड। मजे की बात, आर एक्सएल एक्सी जेड, इन सब की यूनिट ओम ही होती है, इन सब की यूनिट, क्योंकि सब रुकावट है। इस V की जगह आई जेड आएगा क्योंकि वो नेट वोल्टेज है। सब जगह आई क्यों रखा? क्योंकि सीरीज में आई सेम है। बड़े लॉजिक जिंदाबाद है। फॉर्मूला लिस्ट तो भी बनी जाएगी, पर डेरिवेशन से कितनी बातें समझ में आ रही हैं। ओम्स लॉ रिवाइज हो रहा है, आई सेम रख रहे हैं, वोल्टेज समझ में आ रहा है, सीधे फॉर्मूले याद कर लोगे, ये अंदर की बात सब बनेगी नहीं, लॉजिकल रीजनिंग वाले सवाल बनेंगे ही नहीं। आई 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 कटा, जेड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ये भी काम का है, ये काम का है। एक और आता है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। आज 90% चैप्टर हो जाएगा, अब कुछ बचेगा नहीं, रेजोनेंस पढ़ाते ही केवल पावर बचेगा। चलेगा चैप्टर 4 दिन कंटेंट वाइज। आज पढ़ने के बाद आप 80 से 90% क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। चलिए मिटाऊं, जेड का नाम बोल लो 2-3 बार, इम्पीडेंस लिख लो, कोई शर्म नहीं है, अपने तो मेडिकल कॉलेज चाहिए। इम्पीडेंस, एक्सेल का नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस, फॉर्मूला एक्सेल का ओमेगा एल, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लिख लीजिए नाम, कोई टेंशन नहीं है भाइयों।
एक्सएल ओमेगा एल, पेन चलता रहेगा, चीजें बढ़िया होती रहेंगी। एक्स सी 1/ओमेगा सी। ओम्स लॉ चिपका लो 3 बार। V बराबर आई आर, रेजिस्टेंस पे चाहिए आर, इंडक्टर पे चाहिए एक्सएल, कैपेसिटर पे चाहिए एक्सी, ओवरऑल चाहिए। कोई होशियारी नहीं, आता है, कल लूंगा, हो जाएगा, कुछ नहीं, लिख लो। कोई होशियारी नहीं, मारे जाओगे होशियारी नहीं। बिल्कुल धरातल पे बने रहो, अपने तो सीखना है, सवाल करने हैं, पढ़ना है, ये पेशेंस रखते हुए बस ये यात्रा निकालनी है, तो काम बढ़िया हो जाएगा। बोलो क्या ये बात ओके है? अब एक नई बात और सीखनी है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वो देखना, वो थोड़ी है बढ़िया। अभी वापस आ जाऊंगा, अभी वापस आ जाऊंगा, बिल्कुल मत परेशान होगी। ये देखिए, अब क्या चाहता हूं बोर्ड पे देखना, मैं चाहता हूं फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज को पकड़ो, कहां है नेट वोल्टेज, ये रहा गुप्ता जी, ये नेट वोल्टेज। करंट कहां है, थोड़ी से छोटा कर देता हूं, ये रही करंट, ये देखो, दोनों दिख गए नीले पेन से। मुझे चाहिए इनके बीच का फेज डिफरेंस। क्या दिखाई दे रहा है? अब मैं चाहता हूं tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर VL माइनस अपॉन, क्या है ये, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड, जैसा प्योर एल में ये 90 होता था, वही तो होता था, वोल्टेज आगे करंट से, उसमें -90 होता था, इसमें ये रहा VL माइनस VC बाय VR। व्हाट इज फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। क्या बात क्लियर हो रही है? ओम्स लॉ लगा दो चुपचाप। ओम्स लॉ पे परफेक्शन चाहिए। VL I XL, VC IXC, VR। तो tan phi का फॉर्मूला XL माइनस XC बाय, फॉर्मूला ही काम का है। मार्च अप्रैल के रिवीजन में ये चीज 1 मिनट में सिखा दूंगा, तीनों फॉर्मूले एक साथ लिखूंगा। अभी समय है, इसलिए आपको सारी बातें दिखा रहे हैं। अभी क्रैश कोर्स थोड़ी ना चल रहा है भाई, अभी तो लॉन्ग ईयर चल रहा है। तो यहाँ तो डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट, लॉजिक सब आते हैं। रिवीजन में वही बातें दिखाई जाएंगी जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। दोनों में पढ़ाने का तरीका अलग होता है। बना लीजिए, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, tan phi। बढ़े, तेज बोल तेज बोल। तीनों पीक वैल्यू कैसे हो गई, कौन सी तीन, तीनों पीक एक साथ कैसे हो गई? ये तीनों पीक एक साथ का मतलब नहीं है, ये फोटो समझ। ये देख, इस अकेले फंक्शन की ये पीक है, इस अकेले फंक्शन की ये पीक है, तो जो रिजल्टेंट आया ये क्या है, इंस्टेंटेनियस है या पीक है? पीक है। फंक्शन पता है कैसे लिखेगा इसका, y बराबर अंडर रूट ऑफ A1 प्लस A2 स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये पीक, ये सुपर पोजिशन की पीक, ये दूसरे की पीक, ये सुपर पोजिशन की पीक, और ये फाई क्या है,
इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा इसका इसके साथ एंगल। आई बात समझ में? जब वो तीनों वोल्टेज जुड़ेंगे तो तीनों वोल्टेज जुड़ने के बाद ये लिखा जाएगा उसकी पीक वैल्यू, फिर साइन ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस। बनी बात? चलिए साहब, मेरे हिसाब से मामला क्लियर है क्या? देख लो, ये मैंने पूरा 20 मिनट में आपको डिराइव करके बता दिया। अब लिखवाता हूँ कंक्लूजन, जिससे मेरे सीधे सीधे एनसीईआरटी और मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाए और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। लिखें आगे, नोट लगाएं। ये सब हो गया, देख लो टकाटक है। चले, चल लिखो। तीन हिस्से बना लेना। तीन हिस्से बना लो। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, इस टेबल से 25 सवाल खोलेंगे सीधे। टेबल याद कर ली, 25 सवाल तैयार। पूरी टेबल भी नहीं रटनी, केवल आरएलसी याद कर लो। सभी लोग बोर्ड पे देखें। ये देखिए, एक बार सवाल ऐसा आ गया, बच्चे घबरा गए, यार ये कैसा सर्किट है। क्या होता है, कॉपी में किताबों में हमने ऐसा दे रखा होता है जीवन भर, तो माइंडसेट होता है, बड़ा साइकोलॉजी का बड़ा फर्क होता है। आपने हमेशा ऐसे ही देखा है, तीनों एक साथ, तीनों एक साथ। जैसे ही ये थोड़ा सा चेंज हुआ, माइंडसेट गड़बड़ हो जाता है, यार ये क्या कर दिया। भाई ये वही है, देख तीनों सीरीज ही तो हैं। ये होता है रटन विद्या। अपन क्या होता है, यही देखा हुआ है, ऐसा होना चाहिए। तीन ऊपर लगाता, नीचे सप्लाई। अब सप्लाई भाई ने यहाँ लगा दी, आर एल सी को यहाँ लगा दिया, मामला उलझ गया। तो बातें आनी चाहिए, अरे तीनों सीरीज में है भाई, आर एल सी ऑल आर इन सीरीज। बोलो क्या बात क्लियर है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अनसॉल्व, उसने ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए क्या क्या याद होना चाहिए। पहला, सप्लाई वोल्टेज का फॉर्मूला वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का डिराइव करके चेक कर लिया। दूसरा, नेट इम्पीडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर वीसी बड़ा होगा तो वीसी माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं। तीसरा बताइए, टेन फाइव का फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्सी बाय। तीनों अपने मुख जबानी याद होने चाहिए। सप्लाई वोल्टेज, टोटल इम्पीडेंस, फेज डिफरेंस, किसके बीच में, वोल्टेज एंड करंट। ऐसा याद होगा तब प्रश्न करने में मजा आएगा। ये काम की बात है। पर देखो, इसको आने में 45 मिनट लग गए, निचोड़ ये था। पर सीधे रटने से सवाल बना ही नहीं पाओगे। अब कहानी सुनी हुई है, अच्छा हाँ वोल्टेज है, करंट है, फेज डिफरेंस है, कोई आगे है कोई पीछे है, तब क्वेश्चन में मजा आए। लिख लो। लिख, तीनों फॉर्मूले सटीक याद होने चाहिए। 2022 2023 दोनों साल इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, वोल्टेज पर, इम्पीडेंस पर। यहीं से आएगा रेजोनेंस। प्लस, दोनों प्लस है, बीच में माइनस लगा है। गजब करते हैं, माइनस लगा रहा है बीच में।
चलो बढ़े आगे। ये तो हो गया अपना। अब देखो, अब मुझे चाहिए आर एल। अब बोर्ड पे परेशान नहीं होना, सभी लोग बोर्ड पे देखो। आर एल, अब फॉर्मूले खटाखट खुद बनाना। आर एल कौन हटा दो, सी उड़ा दो, सी उड़ा दो। अब सीधा बोलो वी, धीरे धीरे याद हो जाएगा। वी बोलो, वी आर प्लस वी एल। ये एल नीचे है, यो मत लिख देना। वी आर का स्क्वायर, वी एल का स्क्वायर, ऐसे नहीं है देवताओं। आर और एल नीचे है, सब स्क्रिप्ट है वो। प्यारे बच्चे हैं हमारे। हाँ चलो चलो। जेड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और 10 फाइ एक्सएल बाय आर। ये देख लीजिए, सब पे सवाल मिलेंगे, एक एक फॉर्मूले पर क्वेश्चन है। पर केवल ये याद करने से ही काम हो जाता है, बस इसमें ही चेंजेस कर दीजिए। अब आर सी, आर सी कौन उड़ा दें, एल उड़ा दीजिए। तो वी, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी। जेड आर स्क्वायर प्लस एक्सी, 10 फाइ एक्सी बाय। कठिन नहीं है टेबल, 2-5 बार क्वेश्चन करोगे, 20-22 सवाल हाथ से निकलेंगे, याद हो जाएगी। और याद केवल पहला वाला कर लीजिए, उसके जैसे ही है फॉर्मूले। फिर सबसे मेन एक्सेल, बार बार काम आएगा। ओमेगा एल, ओमेगा को 2 पाई एफ एल, इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक्सी 1/ओमेगा सी, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक्सेल एक्सी मोस्ट फेमस। एलसी ऑसिलेशन भी होता है। बढ़ू, बढ़े। चल, मेरे हिसाब से ये सारी बातें बढ़िया याद हो जानी चाहिए अच्छे तरीके से। ये याद होंगी तभी काम बढ़िया दौड़ेगा। अगली हेडिंग डालें। आरएलसी रेजोनेंस। अब पहली बात,
अब सुने, रेजोनेंस का एक जनरल फीलिंग क्या होती है वो सुनिएगा। इट इज अ स्टेट जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, उसे कहा जाता है रेजोनेंस। पहला एग्जांपल सुनिएगा, ऑर्गन पाइप या रेजोनेंस ट्यूब जिसे कहा जाता है। कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया हो या पढ़ा हो, सवाल करे हो, ट्यूनिंग फॉर्क को पैड पर मार के रेजोनेंस ट्यूब के पास रखते हैं, तो जब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और उस ऑर्गन पाइप की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, हार्मोनिक्स जिसे बोलते हैं, अगर वो मैच कर जाएं तो आवाज एकदम तेज आती है, लाउडनेस, उसे कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का एक ही मतलब होता है, जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, उस समय जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम। ये तो है आपका रेजोनेंस ट्यूब। दूसरा उदाहरण सुनिए, कहा जाता है जब सैनिक पुल के ऊपर से निकलते हैं तो उनको जो कदम ताल है, कहा दिया जाता है कदम ताल छोड़ दीजिए। क्यों, कारण बताइए। जो ब्रिज है, पुल बना हुआ है, जो पार्टिकल्स हैं वो भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहे हैं। हर सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहे हैं। कदम ताल की फ्रीक्वेंसी और पत्थर के पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। उनका जो ऑसिलेशन करने का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा और पुल टूट जाएगा। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। तीसरा, कभी आपने सुना हो किसी फ्रीक्वेंसी से या गाकर कांच का ग्लास तोड़ दिया जाता है, वो क्या नाटक है, वो भी सुनिए। कांच के गिलास, कांच के पार्टिकल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं अपने अंदर ही अंदर। बात नंबर एक, जब मैंने ऐसी आवाज पैदा करी, स्पीकर लगाकर या गले से इस तरह की आवाज पैदा करी, चिल्लाने से नहीं होगा। मैं तेज चिल्लाऊंगा, बात चिल्लाना नहीं है, बात है फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। आवाज पहचानने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है इंटेंसिटी, लाउडनेस जिसे बोलते हैं, एक होता है क्वालिटी, और एक होता है वेव फॉर्म, जैसे अलग अलग होता है पिच। याद करिए, जैसे अपन फोन पे बात करते हैं, हेलो आवाज सुनते ही आपका मन खुश हो जाता है? कस्टमर केयर पर आप सुनिए, क्योंकि बात क्या है, बात क्या, आपका मन खुश हो गया क्योंकि वो फीमेल वॉइस है। आपने आपने पहचान लिया। कारण क्या है, पिच। पिच, लो पिच, हाई पिच। पिच का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। एक होती है लाउडनेस, स्पीकर लगा के लाउडनेस बढ़ाई जा रही है, तभी तो बोलते हैं लाउड स्पीकर। लाउडनेस बढ़ाना, चिल्लाना, ये मैं बोल रहा हूं, ये अब आवाज आ रही है। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं है, दोनों ही मेरी गले की फ्रीक्वेंसी है, अभी भी फटी हुई है। आवाज सुरीली थोड़ी ना हो रही है, आवाज तेज हो रही है। दिस इज कॉल्ड लाउडनेस। एक होती है पिच, मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, लो पिच, हाई पिच। एक होती है क्वालिटी, जिसे बोलते हैं वेवफॉर्म। दो व्यक्ति एक जैसी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, एक जैसी इंटेंसिटी है, फिर भी आप आंख बंद करके कह सकते हो ये सोनू निगम गा रहे हैं और ये अपने गुप्ता जी गा रहे हैं। कारण क्या है, जो हमारी वेव फॉर्म है, जो आवाज निकल रही है उसकी जो वेव फॉर्म है वो दोनों व्यक्ति की अलग अलग है। तो आवाज, कान आवाज को तीन तरीके से सेंस करता है, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। क्वालिटी मतलब वेव फॉर्म। सब सिलेबस का है ये, बाहर का तो मतलब ही नहीं, समय की ये कमी है भाई, कोई चीज बाहर की नहीं है। ये साउंड वेव चैप्टर के टॉपिक हैं, क्वालिटी वेव फॉर्म, लाउडनेस
और पिच। मैं वापस आ रहा हूं अपने टॉपिक पर। कांच का गिलास, उसके पार्टिकल अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट। अब आपने एक फ्रीक्वेंसी पैदा करी, चाहे गाकर या स्पीकर लगाकर या कोई इंस्ट्रूमेंट लगाकर, अगर वो फ्रीक्वेंसी कांच के पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, अब पार्टिकल ज्यादा एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करने लग जाएंगे और कांच का ग्लास ब्रिटल इन नेचर होता है, कांच का ग्लास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये भी किसका एग्जाम्पल है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस की सबसे सटीक परिभाषा है बच्चों, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर दोनों मैच कर जाएं तो जो ऑसिलेशन होता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है। सरल भाषा में रेजोनेंस को बोलते हैं हैप्पीनेस। ये क्या मतलब है वो सुनिए एग्जांपल पर। आप अपने पिताजी के साथ गए, जैसे बचपन में छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं में पढ़ते थे, पिताजी ले जाते थे, अरे अपने बॉस हैं इस ऑफिस में काम करते हैं, चलो आज क्या भोजन है या उनके यहाँ जाना है, चले जाते थे अपन भी, हाँ ठीक है पापा, बैठ गए, आप भी स्कूटर पे चले गए, है ना। तो पिताजी पिताजी गप्पे लगा रहे हैं, मदर उनके साथ किचन में चली गई, खाने की तैयारी, चाय की तैयारी जो भी हो रही है, और उनका जो बच्चा है और आप दोनों बात कर रहे हो। अब बात करने का तरीका सुनिए, वो बड़ा बच्चा है, आप छठी सातवीं में, तो 11वीं 12वीं में या कॉलेज में, भाई अलग अलग तरह की बातें कर रहा है। तुझे पता है अभी G20 हुआ था, उसमें ग्रोथ की बात की गई, जो जीडीपी है उसकी चर्चा की गई, जो यूएस डॉलर है उसका फ्यूजन कैसे होगा, बॉन्ड रेट कैसे बढ़ेंगी, उसका इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, उससे इक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका मतलब आगे वाले की फ्रीक्वेंसी और आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। हाँ ये एग्जाम्पल है भाई। दूसरा, जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल, भाई बात कर रहा है, जवान ने 1,000 करोड़ क्रॉस कर लिया, तूने उसकी एक्टिंग देखी क्या, ये विराट कोहली की बात हो रही है, वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं। अब आप सुनना, अब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, मैच। फ्रेंडशिप इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। आपकी दोस्ती आपके साथ वाले से है, आपकी सोच और उसकी सोच मैच करती है, तभी तो आप उसके मित्र हो भाई। क्यों हम कहते हैं सर ये मेरा फ्रेंड है, आप किसी को लेकर आपका जो परसेप्शन है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स हैप्पीनेस when external frequency exactly matches with the natural frequency, then this stage is called resonance. And at this stage, बच्चों, at this stage the amplitude of oscillation becomes maximum, और इस समय को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस। अब आशीष सर अपने क्या होगा फिजिक्स में वो बताइए, चलिए वो देखते हैं। ये आर है, ये एल है और ये सी है, ठीक है सर। अब सुनते जाना, मजा आएगा कि इसमें क्या रेजोनेंस है। ये वोल्टेज लगाया, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। एक एग्जांपल और सुनो, ट्यूनिंग। अब ये एनसीईआरटी का सवाल, रेडियो ट्यूनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। ब्रॉडकास्टिंग जो चैनल है 92.7, 94.3, 95 जो भी आप एफएम सुनते हो, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है इस कमरे में, हॉस्टल में, छत पे, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, 95 की भी अवेलेबल है, 92.7 भी है, 94 भी है, वोडाफोन का भी है, जियो का भी है, सबके सिग्नल यहाँ प्रेजेंट है। अब मुझे रेडियो सुनना है तो मैं क्या करता हूँ, ट्यूनिंग करता हूँ। जब मेरी रेडियो की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट 92.7 से मिल जाएगी, आप देखिए आवाज एकदम साफ सुनाई देती है। देखिए अभी तो डिजिटल ट्यूनिंग हो रही है, पुराने जमाने में जो रेडियो होते थे उसके ऐसे कान मरोड़ने पड़ते थे। पता है उसमें क्या होता था, उसके अंदर सी वेरिएबल होता था, अंदर सर्किट होता था, कान मरोड़ने से प्लेटों के बीच की दूरी बदलती थी, जिससे क्या बदलता था, सी, और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी निकलती थी, वो फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग चैनल की फ्रीक्वेंसी से क्या करेगी, मैच। सर्किट किस में चला जाएगा,
92.7 पे गाना एकदम साफ आता है। 0.1 कम करके देख लेना, आवाज में खरखर 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 आएगी। कारण क्या है, उस समय दोनों फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। पूरा देखना, बोल तो देते हो 94, आगे लिखा हुआ है मेगा हर्ट्ज, कभी पूरा देखना उसको। मेगा हर्ट्ज वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। आपकी मोबाइल की, आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी को मैच करेगी, तभी सर्किट किस में जाएगा। तो एक सवाल में लिखा हुआ है ट्यूनिंग। ट्यूनिंग सवाल शब्द आते ही आपको याद रखना है, सवाल किसका है, रेजोनेंस का है। तो क्या रेजोनेंस के उदाहरण समझ में आ रहे हैं। पहला उदाहरण मैंने आपको दिया फिजिक्स का, सोनोमीटर का, ऑर्गन पाइप का। जब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ऑर्गन पाइप के या रेजोनेंस ट्यूब के फ्रीक्वेंसी की मैच कर जाती है, आवाज एकदम कैसे सुनाई देती है, तेज। फिर वो कदम ताल वाला एग्जाम्पल दिया, फिर आपको कांच के टूटने वाला एग्जाम्पल दिया, फिर दोस्ती वाला एग्जाम्पल दिया। ये सब उदाहरण किसके हैं, रेजोनेंस के हैं। यहां देखिए आशीष सर, अब इस चैप्टर में रेजोनेंस क्या है, जरा ये भी बताइए। आइए बोर्ड पे देखिए, पहले मुझे बताइए इसका जेड कितना होगा। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ओम्स लॉ लगा रहा हूं, V बराबर आई आर नहीं, आई जेड। आई बराबर V बाय जेड, जेड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। अब सुनना, मजा आ जाएगा। मुझे करंट को करना है मैक्सिमम, करंट को क्या करना है, तो मतलब इम्पीडेंस क्या होना चाहिए। अगर एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, याद करो, एक्सएल बराबर, उससे क्या होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो जो टर्म इतनी बड़ी थी वो छोटी हो जाएगी, इम्पीडेंस कम हो जाएगा, करंट बिकम्स मैक्सिमम। तो रेजोनेंस की शर्त एक्सएल बराबर, फॉर्मूले लगाओ, एक्सएल ओमेगा एल एक्सी 1/ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा बराबर 1/√LC। अब सुनना, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये तो है सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, और ये है सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर ये दोनों क्या हो जाएं, मैच हो जाएं, तो बताओ सर्किट किस में चला गया। दैट्स व्हाई दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को और खोल लीजिए, 2πf, तो बताइए एफ बराबर 1/, चलिए, तो क्या ये बात क्लियर हुई। आइए फिर से बताता हूं, ये है आपकी सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, ध्यान लिख लो एक बार, जब तक सेल बदलवा दे। सेल, तो रेजोनेंस के समय क्या होता है सर्किट में, सर रेजोनेंस के समय एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। और बोलिए सर, जब सप्लाई वोल्टेज की, तो जब सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 1/√LC हो जाए, उस समय सर्किट किस में चला जाएगा, रेजोनेंस। एक रेजोनेंस की कोने में परिभाषा लिखिएगा, व्हेन, पहले लिख लो कोने में परिभाषा, सर कुछ नहीं लिखो, व्हेन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, व्हेन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिखिए सोर्स फ्रीक्वेंसी,
source frequency exactly matches with the natural frequency then then current in the circuit becomes maximum, comma, impedance of the circuit becomes minimum. This stage is called resonant stage. एक बार लिखिए, फिर वापस समझाता हूं धीरे धीरे, और इसके फिर जो की पॉइंट्स हैं वो अलग से लिख पाऊंगा। रेजोनेंस पे सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट के 3 साल के पेपर देखोगे तो रेजोनेंस पे सवाल लगातार आया है। बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए भाइयों, सीधा सवाल आता है। शुरू करें। देखो ये तो क्या डेरिवेशन वगैरह तो ठीक है, अपन समझ रहे हैं, ये सब बोर्ड के लिए काम होता है, एक्सेल और एक्सेल लिखना और सब ठीक है। अपने तो सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर ये लगाऊं या ये लगाऊं? अगर यूनिट रेडियन पर सेकंड हो ना बच्चे तो ये लगाना, अगर यूनिट हर्ट्ज हो ऑप्शन में, साइकिल पर सेकंड हो तो एफ लगाना। लिख लो। बढ़ू आगे, चलो करूँ नेक्स्ट करूँ। देखो आज घर जाके पढ़ना, काफी सारी बातें हैं आज काम की, सवाल सॉल्व होंगे इसी से। चलो अब रेजोनेंस में आशीष सर मैं क्या क्या याद रख लूं नीट के लिए, वो आपको बता देता हूँ। पहला, एक्सेल बराबर एक्सी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये भी पहचान है, वीएल बराबर वीसी। क्या ये भी बात सही है क्या? हाँ, दोनों तरफ आई से गुणा कर दो, दोनों तरफ आई से गुणा कर दो, तो आई एक्सएल को क्या बोलोगे? वीएल। वो होशियार है, वो आपको रेजोनेंस बोलेगा ही नहीं, वो डायग्राम बनाएगा। और इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज आपको चमकना चाहिए कि सवाल किसका है? रेजोनेंस का।
वो आपको निकलवाएगा एक्सएल और एक्सी। आपको जैसी बराबर आ जाए आप बोल दो कि सवाल किसमें का है, रेजोनेंस का। तीसरी शर्त, आपसे वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछेगा। बोलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ओमेगा 1/√LC, ओमेगा नॉट बोल दो, ओमेगा आर बोल दो। एफ नॉट पूछेगा 1/2π√LC। चौथा, इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम। कोई बताएगा कितना हो जाता है? सोच के देखिए, जेड बराबर √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, एक्सएल और एक्सी तो बराबर हो गए एट रेजोनेंस, एक्सएल बराबर एक्सी। तो बताओ जब ये बराबर हो गया तो जेड कितना हो गया, आर। तो रेजोनेंस के समय जेड की वैल्यू आर हो जाती है। सोचिए अगर रुकावट मिनिमम है तो करंट क्या हो गई, मैक्सिमम। लिखते जाइए, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। एक्सएल बराबर एक्सी, वीएल बराबर वीसी, जेड मिनिमम, करंट मैक्सिमम। बढ़े, और सोचिए फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये पूछा गया 2 बार। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एट रेजोनेंस इज 0 डिग्री। सोचिए क्यों, सोचिए क्यों। tan फाई का फॉर्मूला चुपचाप लिख लीजिए, एक्सएल माइनस एक्सी बाय एट रेजोनेंस, एक्सएल बराबर एक्सी। तो खुद सोचिए, tan फाई 0, पाई 0 डिग्री। ये पूछा गया है सीधा, रेजोनेंस के समय फेज डिफरेंस 0। सातवां, ये भी अच्छा है, एट रेजोनेंस circuit behave as a purely resistive circuit। वोल्टेज वी आर के बराबर हो जाएगा, वी एल बी सी और ये समझ में आया किसी को, प्योरली रजिस्टिव कैसे हो गया बताइए। आपको देखो ना, इन दोनों का प्रभाव तो कैंसिल ही हो गया। सर्किट रुकावट किसके बराबर हो गई, आर के बराबर। ऐसा लग रहा है मानो सर्किट में केवल क्या लगा हुआ है, आर। परंतु आर है नहीं, लगे हुए तो तीनों है, पर एल और सी दोनों एक दूसरे का प्रभाव कैंसिल कर रहे हैं। सर कैंसिल कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में है। देखना, ये आई, ये वी आर, ये वी एल और ये वी सी, दोनों की लंबाई बराबर बनाइएगा क्योंकि रेजोनेंस के समय वी एल और वी सी, ये देखो ये कैंसिल। सही डायग्राम बनाइएगा, फेजर डायग्राम। लंबाई बराबर बनाइएगा, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर रहे हैं।
बोलिए, क्लियर है? जैसे उदाहरण के तौर पे देखना, वो रेजोनेंस नहीं बोलेगा पर ऐसा लिख देगा, यहां 300, यहां भी 300, यहां 100, ये भी पूछे। बताओ क्या ये रेजोनेंस है क्या? कैसे पता चला? VL बराबर VC। फिर नीचे का कैसे निकालेंगे? जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वही आ जाएगा। पूछो क्यों? फॉर्मूला तुम्हारे पास है, हवाबाजी क्यों करनी? ये है ना, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वो ऐसे कर लूंगा, मैं आंखों से ही सॉल्व कर दूंगा। भाई फॉर्मूला है ना, V बराबर अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। धैर्य रखो, ये फॉर्मूला है। अब बताओ VLVC तो बराबर है, VLVC तो बराबर है, V पूछा है, VR कितना 100, ये 0, तो V कितना आ गया? पेशेंस रखिए, कंसेप्चुअल चलिए, V 100 आ गया। हाँ ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू इस फॉर्मूले में बताया था ना, ये फॉर्मूले में सारी क्या बताती हैं? पीक वैल्यू। पीक बोल रहे हैं, RMS बोल रहे हैं, एक ही बात, पीक और RMS आपस में बदली जा सकती है। बताइए क्या रेजोनेंस की बातें समझ में आई? तो रेजोनेंस कुछ नहीं है, कोई रॉकेट नहीं है, सीधा बोलिए, जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं वो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, उस समय सर्किट किस में चला जाता है? रेजोनेंस में। रेजोनेंस के समय क्या होता है? करंट मैक्सिमम हो जाती है, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है। ये सब प्रॉपर्टी अपन को याद होनी चाहिए। बोलें क्या बात क्लियर है? अगर यही आप करो, नेक्स्ट कर दोगे? चलो जैसे हाँ, मैं बोल रहा था करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। आप मुझे बताइए क्या करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या? सर पता नहीं सर, आप देखो अभी लगाया था, फिर लगाते हैं धीरे, डरो मत। ओम्स लॉ बोलो, V बराबर IR। ये इतनी बार लगाना पड़ेगा ना भाई, दिमाग में बैठा लो। अकेला आर होगा R, इंडक्टर होगा XL, कैपेसिटर दो या दो से ज्यादा Z, फिर I चाहिए, I बराबर V बाई जेड। सोचो RMS है तो यहाँ RMS, यहाँ RMS। सोचो पीक है तो दोनों तरफ पीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान लो मैं पीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर, यहाँ पीक, यहाँ पीक। तो बताओ जेड, जेड की जगह बोलो R² प्लस XL माइनस XC का, बोलो अब खुद बताओ। अगर मैं ओमेगा को वेरी करूंगा तो एक्सएल एक्सी वेरी करेंगे, एक्सएल एक्सी वेरी करेंगे तो करंट भी, इसका मतलब करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सर ये क्या किया आपने, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट को क्या कर दिया? मैक्सिमम। क्या बात सही है क्या? कब होगी?
ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, करंट कब मैक्सिमम होगी? जब सर्किट किस में चला जाएगा? रेजोनेंस में। इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाएगा ओमेगा आर, ओमेगा रेजोनेंस। बोलिए। दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी होती हैं बेटे, जब जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2 टाइम्स हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/√2। और पता है इस समय पावर कितनी रह जाएगी? हाफ। क्यों पावर हाफ क्यों हो जाएगी बताइए? पावर होता है I²R। अगर करंट 1/√2 है तो पावर 1/√2 का स्क्वायर, हाफ। इन फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। बताइए किससे प्रदर्शित किया गया है उनको? ओमेगा 1 और ओमेगा 2। सर थोड़ा धीरे धीरे वापस बता दो, पहले आप बनाइए फिर वापस सिखाते। ऐसी दो फ्रीक्वेंसी जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू की कितने रह जाए? 1/√2 टाइम्स। दूसरे शब्दों में नाम से पता चल रहा है हाफ पावर। ऐसी फ्रीक्वेंसी जब पावर कितनी रह जाए? हाफ। उन फ्रीक्वेंसीज को क्या कहा जाता है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और ये जो अंतर है, ये अंतर, इस अंतर को कहते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, डेल्टा ओमेगा। बढ़ो क्या? चले। डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इसको सॉल्व भी कह सकता है, एनसीईआरटी ने पूरा इसको सॉल्व किया है। डेल्टा ओमेगा अपन इसको रिजल्ट की तरह याद कर सकते हैं। डेल्टा ओमेगा कितना आता है? R/L। निकला जा सकता है। एनसीईआरटी ने इधर वाले को डेल्टा ओमेगा बोला है, तो टोटल बैंडविड्थ उसकी 2 डेल्टा ओमेगा है। तो परेशान मत होइएगा, न्यूमेरिकल वगैरह में सब में आंसर सेम आता है। इसने इस वाले को बोला है डेल्टा ओमेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा। तो परेशान मत होइएगा। अब मैं पूछूंगा आपसे ओमेगा 1 बताइए। कोशिश करो ओमेगा 1 कैसा लिखोगे? ओमेगा रेजोनेंस माइनस डेल्टा ओमेगा/2। कोशिश करिए, देखना अच्छे से, घबराइएगा मत। मुझे चाहिए ओमेगा 1। ठीक है सर। ओमेगा आर से पीछे है या आगे है? पीछे है। कितना पीछे है? ये टोटल डेल्टा ओमेगा है। तो ये बताइए डेल्टा ओमेगा बाय, ये बताइए डेल्टा ओमेगा बाय, तो ओमेगा 1 बताइए। ओमेगा 1 आराम से, रेजोनेंस से पीछे या आगे? पीछे। तो ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा बाय
टू। ओमेगा टू बताइए, ओमेगा टू बताइए, आगे या पीछे? ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा वाई। क्या बात समझ में आई? इसमें एक एक का नाम बोलिए, परेशान मत होइए। ओमेगा आर बोलिए पहले, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा वन ओमेगा टू हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। नीट में आया हुआ है अभी रिसेंट 20 या 21 में, यही पूछा गया था। ओमेगा वन ओमेगा टू। व्हाट इज डेल्टा ओमेगा? बैंडविड्थ। क्या कहलाता है? बैंडविड्थ। लिख लीजिए। कल इससे आगे बढ़ेंगे। आज मैंने काफी सारी बातें आपको सिखाई हैं, इनको घर जाके थोड़ा वापस रीड करिए। कल इनको रिव्यू करूंगा मैं क्वेश्चंस के थ्रू, तो आपके दिमाग में और बातें बैठेंगी। चैप्टर आसान है। कल का पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि 90% चैप्टर हमने ग्रैप कर लिया और फिर हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आज मैंने ज्यादा थ्योरी इसलिए पढ़ाई, कल भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि संडे मंडे दो छुट्टी आ रही है, तो उन छुट्टी का उपयोग क्या हम क्वेश्चन करने में कर लेंगे। इसलिए मैंने आज आपको ज्यादा थ्योरी पढ़ाई। कल भी है, ज्यादा पढ़ाऊंगा ताकि संडे मंडे अपन उसका उपयोग कर लेंगे। ग्राफ वाला समझाऊंगा, कल वापस समझाऊंगा। ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। ओमेगा को वेरी करने से करंट वेरी करती है। एक समय करंट क्या हो जाती है? मैक्सिमम। उसके बाद वापस क्या होगी? वो यही तो है, ये रहा ना रिलेशन, ये रहा रिलेशन। सीधा नहीं है कि कोई सर्कल पैराबोला दिखे, रिलेशन ऐसा है। एक पर्टिकुलर टाइम पर करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। वो तो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वी नॉट लेंगे। अगर सिर्फ करंट पूछिए तो आरएमएस पूछिए। हाँ, डेरिवेशन से तो देख लेंगे, क्लास में बता देंगे। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी। ये कहाँ सब बच्चे बैठ लेके कहाँ जा रहे थे? कितने बच्चे? बढ़िया क्लास है आपका लेक्चर। तो करंट कितनी हो गई? 1/√2। पावर नाम से स्पष्ट है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी जब पावर कितनी रह जाए, हाँ, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। उस समय करंट कितनी रह जाएगी? 1/√2। क्यों 1/√2 क्यों रह जाएगी? पावर होता है स्क्वायर आर, तो सोच 1/√2 करंट है, 1/√2 का स्क्वायर कर 1/2। पावर कितनी हो गई? इस पॉइंट को वहाँ पोटेंशियल वाले में आपने क्या बोला था, जहाँ पे कर्व बदल जाए उसको कुछ बोला? वो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ये तो डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में दे रहा है। क्या? हाँ, पावर सप्लाई अभी आएगा, कल पढ़ाएंगे। ये अभी पैरेलल सर्किट अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, सीरीज नहीं है, पैरेलल है। अच्छा, ये तो वो है, डीसी है भाई, डीसी तो कर सकता है, इसमें एसी थोड़ी ना। करंट थ्रू इंडक्टर पूछा है, किरचॉफ लॉ लगा दे। यहाँ से आई गया, यहाँ से कितना गया? आई वन। नहीं, वो तो आर और एल सीरीज में होते तब होता है, पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। क्या है? किरचॉफ लॉ लगा दे, किरचॉफ लगा दे, आ दे बस। डेरिवेशन है, वो तो सीधा याद करना है। हाँ, नहीं, करंट थ्रू द बैटरी एट t बराबर 2 सेकेंड। तो यहाँ तो कितना आ गया?
ये पूरा 10 वोल्ट इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा 10 वोल्ट, फिर इस पे 10 वोल्ट चला जाएगा, इसकी करंट निकाल सकते हैं। ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, वोल्टेज पता है तो करंट आ जाएगी। ये करंट यहाँ चली गई तो बची करंट कहाँ जाएगी? राइट में। देखो अपने मॉड्यूल का ही है, ये क्यों आया देख, ओमेगा वन ओमेगा आर से पीछे है आगे है? पीछे है, देख ओमेगा आर से पीछे कितना पीछे है? डेल्टा ओमेगा बाई टू, ये मिड पॉइंट है बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा कैप्सूल कड़वा हो गया आज का, थोड़ा कड़वा था आज। हाँ ये तो हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम ही आएगा, थोड़ा बदलेगा, और सब सेम ही आएगा। अभी सब कल घर में तो कराएंगे सब कुछ। आर एल सी डीसी में तो काम ही नहीं करेगा ना भाई, इंडक्टर तो जीरो हो जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, और कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। वाह, आ गया। और क्या, वही तो आएगा, वो तो उसी की प्रॉपर्टी लिखवाई है वहाँ। उस समय रेजोनेंस नहीं बोलेंगे, रेजोनेंस के समय तो तीनों होने चाहिए। हाँ, अगर प्योर आर होगा तो रेजिस्टेंस ही कहलाएगा ना। इलेक्ट्रॉनिक को मूविंग बट नो लेस देन 4 इलेक्ट्रोकंडक्टिंग मैग्नेटिक मतलब एवरेज पर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है शायद प्रिंसिपल तो सही है। इन आइसोलेटेड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूविंग बट नो नेट मैग्नेटिक मैग्नेटिक, ठीक है। तो नो नेट मैग्नेटिक फोर्स, सही बात है, क्योंकि सारे आइसोलेटेड कंडक्टर हैं जब तक रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं तो जो उसका एवरेज वेलोसिटी वो तो कितना हो गया, ये तो बिल सेंटीमीटर लगाएगा तो करंट कितनी हो जाएगी? जीरो। अब क्या है?